हेलो एवरीवन। आफ्टर नोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वी आर स्टार्टिंग अगेन विद important topic, Fayol's principles of management. Student Fayol, of course, इनका नाम था हेनरी फेयोल. He was a French theorist जो कि एक कोल माइन में काम करते थे. He was an engineer, of course, and somehow he believed कि there should be particular rules, particular guidelines जो सबको follow करनी चाहिए for the efficient work. Because somehow he realized कि when every person will do work according to the guidelines, कहीं ना कहीं directly or indirectly it give rise to the accomplishment of organizational goals. तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बिकॉज इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि परवेसिव हैं एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं वो, जिसकी वजह से कंप्लीट फोकस जो हमारा जाता है वो जाता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मतलब हमारा पूरा फोकस जा रहा है कि आप एफिशिएंटली काम करिए एंड दैट एफिशिएंसी गिव राइज टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. स्टार्ट करते हैं इनके प्रिंसिपल्स से. व्हाट द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज. ओके, द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज डिवीजन ऑफ वर्क. स्टूडेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्हाट डज दिस डिवीजन ऑफ वर्क सेज. अ सिंगल पर्सन, अगर हम किसी एक सिंगल पर्सन को काम असाइन करते हैं, ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल डू अ वर्क बट इट विल टेक टाइम. हो सकता है उस पूरे काम में से उसको कुछ पार्ट बहुत अच्छे से करना आता हो, कुछ पार्ट नहीं आता हो, तो समहाउ काम होगा तो, बट नॉट विद द फिनिशिंग, बट नॉट विद द एफिशिएंसी. नाउ द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज कि आप आपके टास्क, योर एक्टिविटी, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स, स्मॉल टास्क और फ्रेगमेंट्स. बिकॉज व्हेन वी डिवाइड द वर्क इट क्रिएट्स स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क. काम बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म होता है एंड इट गिव राइज टू द इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं इसकी वजह से फायदा हो रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज लीडिंग टू एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन. सो पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क कहता है पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया जाए बिकॉज इट गिव्स राइज टू स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी एंड ऑफ कोर्स इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. One person will not be able to do the work properly, but the specialized person जो उसका टास्क परफॉर्म करेंगे वो efficiently करेंगे. सेकेंड प्रिंसिपल कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं, बट येस वी यूज दीज वर्ड as the same. Now what the authority says, authority का मतलब होता है स्टूडेंट्स की power to take decision. मतलब you have been given a power कि आप यहाँ पर खड़े होकर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. वहीं जब मैं बात करती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल. यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डू वर्क. जो काम आपको असाइन किया गया है, जो काम आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिया हुआ है. सो आई से देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर ये बैलेंसिंग नहीं होगी, दिस इज व्हाट हेनरी फेयोल सेड, कि अगर यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं होगी तो इट विल गिव राइज टू इनएफिशिएंट वर्क. अगर अथॉरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी, एवरी मैनेजर विल बी लाइक कि मैं ही हूं जो सब कुछ करने वाला हूं, डोमिनेंस क्रिएट होगा. ही विल ट्रीट हिज टीम, हिज सबऑर्डिनेट्स लाइक द स्लेव्स बिकॉज उसको अथॉरिटी बहुत ज्यादा मिल गई है. तो देयर शुड बी अ कंप्लीट बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि जब हम इस बैलेंस को क्रिएट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इग्नोरेंस पार्ट को बनने से बचा रहे हैं, हम एक एरोगेंसी को बनने से बचा रहे हैं. बिकॉज एवरीवन शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट. ऑफ कोर्स यू आर अ मैनेजर बट इट डजंट मीन कि यू विल बी लाइक playing a role of dominance over there.
No, you should not be. So there should be a complete balance between authority and responsibility. Now the third principle says discipline. डिसिप्लिन हमारी खुद की लाइफ में होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, डिसिप्लिन. एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए हर काम को करने के लिए. बिकॉज जब डिसिप्लिन नहीं होता है, काम इफेक्टिव भी नहीं होगा, काम एफिशिएंट भी नहीं होगा. दिस इज व्हाट डिसिप्लिन सेज कि जो एम्प्लॉयर्स हैं एंड द एम्प्लॉयज, आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ, जो एम्प्लॉयर्स हैं एंड जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हें अपने कोड ऑफ कंडक्ट, अपने ऑर्डर, अपने जो भी उनका पार्ट है काम करने का, दे शुड बी अवेयर एंड दे शुड बी इन डिसिप्लिन. They should work according to the rules. They should give their work task completed on the time. Everything should be in the disciplinary manner. Discipline को बहुत maintain करना पड़ता है हर काम को करने के लिए. Because if discipline is not there, तो वहाँ कोई सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप भूल जाते हैं, वहाँ पर काम टाइम पे हो या ना हो ये भूल जाते हैं, एंड मोर ओवर क्वालिटी मेंटेनेंस भूल जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग राइज टू द डिसिप्लिन. आगे बढ़ते हैं. व्हाट द फोर्थ प्रिंसिपल सेज. ओके, फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. सी, यूनिटी ऑफ कमांड बहुत इजी प्रिंसिपल है. दिस प्रिंसिपल सेज कि कितनी भी बड़ी टीम हो बट उनका सीनियर जो हो वो हमेशा एक होना चाहिए. क्योंकि जब हमारे पास 10 सीनियर्स के ऑर्डर्स आते हैं तो वी गेट कंफ्यूज कि हमें किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है. दिस इज व्हाट हैपन समटाइम कि जब हमको कोई दो लोग एक ही काम करने को बोल देते तो इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन कि हमें काम कैसे करना है. एंड वी कीप ऑन आस्किंग अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, अब कैसे होगा. सो इस कंफ्यूजनरी पार्ट को हटाने के लिए हेनरी फेयोल ने एक और प्रिंसिपल दिया, दैट वाज यूनिटी ऑफ कमांड. क्लियरली लिखा है यहाँ पर भी, कह रहे हैं कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. इंडिविजुअल एम्प्लॉय का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर एक अकेला सीनियर हो. नो, इफ इट्स अ टीम तो देयर शुड बी अ वन सीनियर. अगर हम एक पर्सन को एक सीनियर देने लगेंगे तो विल शुड हैव अ great and a huge organization. It's not like that. It's like when we work as a team, when we work as a united part, तो there should be only one senior जो हमें guide कर रहा हो same work performance के लिए. बढ़ते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल. ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अभी हम बात कर रहे थे कि there should be only one senior. क्लियर हो गई ये बात तो कि एक टीम है जिसका जो एक लीडर है, एक ही पर्सन है जो हमें ऑर्डर दे रहा है. अब ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि दैट लीडर, दैट मैनेजर क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट कि एवरीवन शुड वर्क इन अ सिंगल डायरेक्शन. सिंगल डायरेक्शन का मतलब है जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए ही सब लोग काम करें. सी, द पिक्चर इज डिपिक्टिंग लीडर इज लीडिंग अ टीम एंड एवरीवन इज फॉलोइंग. बिकॉज जो लीडर ऑब्जेक्टिव दे रहा है वो उस टीम का ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए कि यस, वी हैव टू परफॉर्म दिस बिकॉज आवर लीडर सेड इट. इट शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. क्लियरली इट्स लुकिंग लाइक all the unit of an organization should move towards the same objective. Coordinated and focused effort होने चाहिए. Coordinated means it should be synchronized with each other. Focused means यहाँ वहाँ मत देखिए, keep eye on the objective. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ स्टूडेंट्स. ओके, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. सी, दिस प्रिंसिपल इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. व्हेन वी एंटर द ऑर्गेनाइजेशन तो हम पहले अपना फायदा कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं. ओके, आई विल बी परफॉर्मिंग सम एक्स्ट्रा आवर्स तो आई विल बी पेइंग सम एक्स्ट्रा मनी. ऑफ कोर्स और थोड़ा अच्छा कर लूंगा तो कहीं ना कहीं मैनेजर पोस्ट तो मिल ही जाएगी. नाउ दिस प्रिंसिपल सेज कि बिफोर कीपिंग योर इंटरेस्ट पहले स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. आप अपने इंटरेस्ट को बाद में थोड़ा सा देखिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है
उसका क्या रूल है, उसका क्या एजेंडा है, कीप ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट. Apart from focusing on your personal interest, apart from focusing on your personal things, पहला जो कहते हैं ना प्रायोरिटी वर्क जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा कंपनी का जो टारगेट है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है. बिकॉज अगर कंपनी इज गेटिंग अकम्पलिशमेंट ऑफ इट्स टारगेट तो वो कहीं ना कहीं फायदा तो उसके एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर सबका ही होगा. Seventh principle is remuneration of employees. See, remuneration says everyone in this world works for the money. Of course, we all are working for our good livelihood. So, when we pay the person on time, it creates a sort of motivation because everyone is working for the money. It should be fair, it should be paid on the time, it should be reasonable, it should be not like कि आप उनसे over hours काम करा रहे हैं, they are giving you overtime but you are not paying that much. ऐसा नहीं होना चाहिए. You should be fair enough in your part, क्योंकि when you will be fair enough on your part तो कहीं ना कहीं जो पर्सन काम कर रहा होता है उसे एक मोटिवेशनल फैक्टर आ जाता है कि दैट पर्सन इज पेइंग मी फॉर माय ओवर टाइम, फॉर माय एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आई शुड गिव इन रिटर्न द फोकस्ड एंड द एफिशिएंट वर्क. बट ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ उन्हें पे करते चले जाएं. इट शुड बी लाइक आपको भी लॉस ना हो और उन्हें भी लॉस ना हो. इट शुड बी फेयर इनफ. 8th प्रिंसिपल कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. स्टूडेंट्स, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन कहता है जब सारी पावर्स एक पर्टिकुलर हैंड में हो, पर्टिकुलर ना से फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ लोगों के पास हो सिर्फ पावर्स. मतलब आप किसी और को कोई डिसीजन लेने का राइट नहीं दे रहे हैं, आप किसी को कोई भी अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं. ऑल द अथॉरिटी लाइज इन फ्यू हैंड. मतलब कह सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुछ लोगों के पास अथॉरिटी है. वहीं डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि जब काम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब यू आर लाइक यू आर नॉट एबल टू डू ऑल द वर्क, तो वहां पर पावर्स को डिस्पर्स कर देना चाहिए. बिकॉज एज अ पर्सन यू आर नॉट a superhero now, because you cannot be present everywhere. You should disperse the powers, but it should be like you are dispersing the powers. It doesn't mean कि top level management अपनी पूरी की पूरी authority अपने subordinates को transfer करें. There should be again a balance between centralization and decentralization. If I talk about the size of organization, students, तो अगर organization size छोटा है, if it is a small organization, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ centralization ही होता है. वहीं if I talk about a big huge organizations, तो वहां decentralization होता है because उनके डिपार्टमेंट्स ज्यादा होते हैं, उनके डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो अपनी पावर्स को भी डिवाइड कर देते हैं. ओके, 9th प्रिंसिपल स्केलर चेन. ये कोई ऐसी चेन की बात नहीं कर रहे. स्केलर चेन कहता है फॉर्मल लाइंस, मतलब एक फॉर्मल कनेक्शन होता है बिटवीन द सीनियर एंड इट्स सबऑर्डिनेट. एक जैसे हमारी बाउंड्रीज होती हैं, वी हैव अ बाउंड्री विद पाकिस्तान नोन एज LOC, चाइना नोन एज LAC. द सेम इज जब हम एक फॉर्मल लाइन ऑफ कंट्रोल बनाते हैं, फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बनाते हैं या फॉर्मल लाइन बनाते हैं सीनियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में, तब हम उसे बोलते हैं कि इट्स अ स्केलर चेन. नाउ व्हाट हैपेंस स्टूडेंट कि इफ अ पर्सन इज एट अ लेवल F and he wants to contact to a person and then that A person will contact to the G person, it will take time. If some emergency arises, if both the person are on the same level की बात हो रही है, if they are on the top level, middle level or the bottom level, they can directly communicate and that process is known as gangplank. स्टूडेंट्स, यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ कोर्स फ्रेम होता है कि गैंगप्लैंक होता क्या है. तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू. गैंगप्लैंक होता है व्हेन सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स आर कनेक्टेड इन अ स्केलर चेन बट two individuals on the same level wants to communicate on an emergency basis.
एम्फेसिस दे रही हूँ ऑन सेम लेवल, दैट कम्युनिकेशन इज नोन एज गैंग प्लैंक। तो स्केलर चेन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। 10th प्रिंसिपल हमारा कहता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी आई एम नॉट लाइक कि समवन इज शाउटिंग एंड गिविंग यू ऑर्डर्स और अ मिलिट्री सॉर्ट ऑफ ऑर्डर। नो, यहाँ पे ऑर्डर अपने आप में एक अलग मीनिंग है। ऑर्डर सेज एवरीथिंग शुड बी केप्ट ऑन अ प्लेस जिस चीज के लिए वो बनी है। ऑन अ राइट प्लेस राइट पर्सन होना चाहिए, राइट जॉब राइट पर्सन होना चाहिए, एंड राइट प्लेस राइट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। Whatever is the place for the object, it should be kept over there, ताकि जब हमें उस चीज की जरूरत हो तो वो हमें ढूंढनी ना पड़े। This is order and this principle is very much required in any of the organization. Students, अगर हम बात करें कि रिकॉर्ड्स की ही, तो जब आपके क्लास वाइज रिकॉर्ड्स आते हैं तो ऐसा नहीं होता ना कि 9th 10th 11th 12th की ओवरलैपिंग हो रही हो कि 12th में कहीं 11th के बच्चे की नाम आ रहे हैं या 11th की फाइल्स में कहीं 10th के बच्चों के नाम आ रहे हैं। नो, इट शुड बी लाइक कि जो चीज जहां के लिए बनी इट शुड बी देयर सो दैट टाइम वेस्टेज ना हो, रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो। एंड सिमिलरली विद द पीपल टू, जिस पर्सन को जो काम दिया गया है दैट पर्सन शुड परफॉर्म वर्क अकॉर्डिंगली। डेजिग्नेटेड को जस्टिफाई करना ही ऑर्डर कहलाता है। 11th प्रिंसिपल सेज इक्विटी। इक्विटी का मतलब है यहाँ पर ईच एंड एवरीवन शुड बी लाइक, कहते हैं ना, ट्रीट एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ। तो जो चीजें जो पर्सन काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वैसे आई एम टेलिंग यू, इस पार्ट पे अगर हम बहुत ज्यादा फोकस करें तो आई गेस इस पूरे वर्ल्ड से प्रॉब्लम्स ही हट जाएं। इक्विटी अगर हर जगह आ जाए तो यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में। बिकॉज एवरीवन हूसोएवर इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो सैलरी मैनेजर की वही सैलरी आप क्लर्क को दो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द position, designation, salutation or the salary one. We are talking about honor, respect. It should be not like कि if a person is at the bottom level आप उसे कम respect दे रहे हैं and the person who is at the top level आप उसे ज्यादा respect दे रहे हैं। There should be equity. There should be no humiliation. There should be no disrespect among the people. Fair relations होने चाहिए जो बहुत ज्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एंड हेल्दी एनवायरनमेंट गिव राइज टू एफिशिएंट वर्क, ये हम सभी जानते हैं। जब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है तो काम भी बहुत अच्छा होता है। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। नाउ व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब है कि फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंट चेंज का मतलब स्टूडेंट्स की फटाफट एंट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन मत करो और जल्दी जल्दी टर्मिनेशन मत दो, बिकॉज ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब करते हैं कि इतनी जल्दी क्यों जॉब दी जा रही है और इतनी जल्दी ही क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है। या तो जिसको पर्सन को आप जॉब दे रहे हैं या जिसे टर्मिनेट दे कर रहे हैं वो पर्सन एलिजिबल नहीं है काम के लिए, या फिर आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है कि पर्सन रुक नहीं पा रहा है वहां पे। तो इट शुड बी अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अ टेन्योर, जिसमें आपको काम करना है ताकि आप एटलीस्ट उनके रिजल्ट्स तो देख पाए। इट शुड नॉट बी लाइक अ पर्सन हैज ज्वाइंड 4 महीने 5 महीने बाद कहीं आपकी उनके साथ नहीं बन रही एंड यू आर लाइक यू आर फायर्ड। No, it should not be like. You should give that person a particular tenure, particular period of time to show the result, to show his work. And after that, you also feel कि नहीं अभी भी काम properly नहीं हो रहा है, then it should be कि you can terminate the person. But frequent change नहीं करना चाहिए। Frequent change करने से person की भी value खत्म होती है और organization की भी value खत्म होती है। आगे देखते हैं। 13th प्रिंसिपल इट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है सेल्फ मोटिवेशन फैक्टर। सी हम जो भी काम
असाइन करते हैं तो वहाँ पर उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए. आप सेल्फ मोटिवेशन करते रहिए. इट क्रिएट्स इनोवेशन, इट क्रिएट्स क्रिएशन इन द वर्क. एंड इनिशिएट, अगेन द वर्ड इज इटसेल्फ जस्टिफाइंग इट, कि शुरुआत जब अच्छी होती है तो उसका अंत भी अच्छा होता है. जब आप काम सेल्फ मोटिवेशन के साथ करेंगे तो उस वर्क की जो एंडिंग होगी वो एफिशिएंट काम के साथ ही होगी. इट इम्प्रूव्स द वर्क. एंड आवर 14th प्रिंसिपल, स्पिरिट दे कॉर्प्स, एज वो फ्रेंच थे तो उन्होंने एक प्रिंसिपल को थोड़ा सा फ्रेंच लैंग्वेज में ही नाम दे दिया. स्पिरिट दे कॉर्प्स का मीनिंग होता है स्प्रेड द फीलिंग ऑफ यूनिटी. मतलब डोंट वर्क एज अ वन बट वर्क होल एज अ वन. आपको खुद को अकेले की तरह काम नहीं करना है, एक पूरी टीम को सिंगल यूनिट की तरह काम करना है. इंडिविजुअल वर्क होने से बेटर है टीम वर्क हो, टीम स्पिरिट हो. देयर शुड बी अ ग्रुप वर्क जो कि एफिशिएंट काम को अगेन बढ़ावा देता है. तो ओवरऑल ये 14 जो प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, इनका पूरा फोकस जाता है एफिशिएंट काम की तरफ. यहाँ पर कहीं भी हमने बात नहीं करी कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे ऐसा. हमने सिर्फ बात करी है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से काम एफिशिएंटली परफॉर्म हो. एफिशिएंटली मतलब बिना वेस्टेज, बिना रिसोर्स वेस्ट हुए काम हो और टाइम पे काम हो जाए, इफेक्टिवली भी हो जाए काम. तो स्टूडेंट्स, दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फयोल. इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से इसको पढ़िएगा. एंड वट एवर आर द क्वेश्चंस, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. हम उसे एक बार देखेंगे एंड विल बैक टू यू. अगली जो वीडियो अपलोड होगी वो टेलर के प्रिंसिपल्स के साथ होगी जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे. सो कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग विद द स्टडीज. थैंक यू.